अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आई होप क्या सब खैरियत से होंगे। क्लास में हमने पढ़ा था कि हमारे प्रोग्राम की प्रोसेसिंग किस तरह से होगी। ठीक है, ये फिगर मैंने आपको समझाई थी, तो यहीं से लेक्चर स्टार्ट करते हैं। हम सबसे पहले C++ प्रोग्राम को एडिटर में लिखते हैं। एडिटर हमारा कोई भी एक इन्वायरमेंट है जहाँ पे हम कोडिंग के रूल्स के मुताबिक अपना कोड लिखेंगे। उसके बाद प्री प्रोसेसिंग होगी। प्री प्रोसेसिंग में मैंने आपको बताया था कि हैश इंक्लूड की जो फाइल है ये प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव है, तो इसको चेक किया जाएगा कि इस प्रोग्राम में कितने हमारे पास प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव्स इंक्लूडेड हैं। देन कंपाइलर हमारे पास सिंटैक्स एरर को चेक करेगा। अगर हमारे कोड में कोई भी सिंटैक्स एरर है तो वो कंपाइलर देखेगा। देन अगर हमारे कोड में कोई भी एरर नहीं है तो हम लिंकर पे चले जाएंगे, और अगर एरर एग्जिस्ट करता है तो दोबारा से हम एडिटर पे जाएंगे, उस एरर को रिमूव करेंगे, दोबारा से प्री प्रोसेसिंग का स्टेप होगा और कंपाइलर दोबारा से सिंटैक्स एरर चेक करेगा। कंपाइलेशन के स्टेप से आगे हम तभी जाएंगे जब हमारा कोड एरर फ्री होगा। ठीक है, लिंकर क्या करेगा? लिंकर हमारे पास लाइब्रेरी को लिंक करवाएगा हमारे प्रोग्राम के साथ। अब लाइब्रेरी क्या है? हम हैश इंक्लूड के साथ जो भी iostream, std, iostudio.h या फिर हम मैथ की एक लाइब्रेरी होती है वो ऐड करेंगे, वो हमारी लाइब्रेरीज हैं। तो लिंकर उस लाइब्रेरी को हमारे प्रोग्राम के साथ ऐड करता है, और फिर लोडर क्या करता है? हमारे प्रोग्राम को मेमोरी में लोड कर लेता है, एंड एट द एंड हमारा प्रोग्राम एग्जीक्यूट हो जाता है, और एग्जीक्यूशन में हमारे पास आउटपुट शो हो जाती है स्क्रीन के ऊपर। एज अ प्रोग्रामर यू नीड टू बी कंसर्न्ड ओनली विद स्टेप 1। स्टेप 1 क्या है? एडिटर। एज अ प्रोग्रामर आपने जस्ट स्टेप 1 के साथ कंसर्न रहना है, क्योंकि आपने सारा कोड इसी एडिटर के अंदर लिखना है। You must learn, understand and master the rules of the programming language to create source program। अब यहाँ पे एक सबसे बड़ी आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी ये है कि आपको जिस लैंग्वेज में भी आप अपना कोड लिख रहे हैं उसके जितने भी रूल्स हैं वो आपको पता हो। अगर आपको रूल्स नहीं पता होंगे तो आप सिंटैक्स एरर करेंगे तो आपकी कंपाइलेशन कंप्लीट नहीं होगी, और कंपाइलेशन आपकी तब कंप्लीट होगी जब आपका कोड एरर फ्री होगा। The programs that you write in a high-level language are developed using an integrated development environment। अब integrated development environment क्या होता है? ये आपको एक इंटरफेस प्रोवाइड करते हैं, एक सॉफ्टवेयर है जहाँ पे आप अपना कोड लिखते हैं। अब इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट इन्वायरमेंट या IDE में आप जिस भी लैंग्वेज का IDE सेलेक्ट करते हैं उस लैंग्वेज के सर्टेन रूल्स वहाँ पे डिफाइन होते हैं। लाइक अगर हम C++ की बात करें और तो इसका IDE जो भी होगा वहाँ पे उसको C++ के सारे रूल्स का नॉलेज होगा। तो कहीं पे भी आप सिंटैक्स एरर करेंगे तो वो आपको बता देगा कि आपका लाइन नंबर 4 पे ये मसला है, इसको ठीक कर लो। ठीक है, द IDE contains many features that are useful in creating your program। For example, it contains the necessary code to display the results of the program and several mathematical functions to make the programmer's job somewhat easier। इसमें हमारे पास बिल्ड इन कुछ टेक्निक्स होती हैं, कुछ फंक्शंस होते हैं, कुछ कोड्स होते हैं जिनको हम यूज़ कर सकते हैं और हमें एक ही कोड बार बार लिखना नहीं पड़ता। ठीक है, well-known IDEs used to create programs in high-level language include Visual C++, Visual Studio, C++ Builder, Code Warrior, Dev C++। तो ये कुछ IDEs हैं जो कि यूज़ होते हैं वर्ल्ड वाइड। These IDEs contain a text editor to create the source program, a compiler to check the source program for syntax errors, a program to link the object code with the IDE resources, and a program to execute the program। अब यहाँ पे टेक्स्ट एडिटर होगा जहाँ पे आप अपना कोड लिखेंगे। फिर इसी IDE में एक कंपाइलर होगा जो कि सिंटैक्स एरर को चेक करेगा। इसी IDE में एक लिंकर होगा जो ऑब्जेक्ट कोड को आपकी लाइब्रेरीज के साथ लिंक करवाएगा, और यहीं पे एक आपके पास क्या होगा जो आपकी आउटपुट को शो करेगा। एग्जीक्यूशन का एक स्टेप होता है। ठीक है, तो वो आपकी आउटपुट को
शो करवा देगा। These IDEs are quite user friendly. When you compile your program, the compiler not only identifies the syntax error but also typically suggests how to correct them. ये मैंने आपको बता दिया है कि IDEs में हमारे पास इंटेलिजेंस होती है जो आपके कोड को एनालाइज करती है और फिर आपको ये भी बता सकती है कि आपके कोड में किस जगह पे एरर है। You use a text editor to create a C++ program following the rules or syntax of the high level language. ऑब्वियसली जब आप कोई भी प्रोग्राम लिखेंगे किसी भी लैंग्वेज में तो आपको उस लैंग्वेज के सर्टन रूल्स और सिंटैक्स का पता होना चाहिए और आप उन्हीं को फॉलो करते हुए अपना प्रोग्राम लिखते हैं। द प्रोग्राम इज कॉल्ड सोर्स कोड और सोर्स प्रोग्राम। तो जो भी हम प्रोग्राम एडिटर में लिखते हैं वो सोर्स प्रोग्राम या सोर्स कोड कहलाता है। द प्रोग्राम मस्ट बी सेव्ड इन अ टेक्स्ट फाइल दैट हैज़ द एक्सटेंशन .cpp। जिस तरह से आप नोटपैड की एक फाइल बनाते हैं तो उसकी एक्सटेंशन क्या होती है .txt। आप नोटपैड में कोई भी फाइल बनाएं और उसको सेव करें तो उसकी एक्सटेंशन होती है .txt। तो इसी तरह से जब आप अपनी C++ के प्रोग्राम लिखेंगे तो उसकी एक्सटेंशन होगी .cpp। C++, P for plus और C for C language। तो इसकी एक्सटेंशन .cpp होनी चाहिए लास्ट में। फॉर एग्जाम्पल, इफ यू सेव सीडिंग प्रोग्राम इन द फाइल नेम फर्स्ट cpp program, then its complete name must be first cpp program .cpp। उसकी एक्सटेंशन के साथ आप उसको सेव करेंगे। सोर्स प्रोग्राम क्या है? अब प्रोग्राम रिटन इन अ हाई लेवल लैंग्वेज। ठीक है, तो एडिटर में आपने ये काम करना है। The C++ program given in the preceding section contains the statement #include iostream। तो अगर हम इस प्रोग्राम को देखें, इस प्रोग्राम को, तो यहाँ पे #include iostream लिखा हुआ है। ठीक है, तो इस लाइन को वहाँ पे एक्सप्लेन किया गया है। In a C++ program, statements that begin with the hash symbol are called preprocessor directives। ये मैंने आपको बताया है कि हमारे पास हैश जो है ये प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव है और इसके आगे इंक्लूड का मतलब ये होता है कि हम कोई भी फाइल इंक्लूड करने लगे। ठीक है, इसी तरह से हैश डिफाइन का एक कीवर्ड होता है, वो भी प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव है, लेकिन डिफाइन जब हम इंक्लूड की जगह पे डिफाइन यूज़ कर रहे होते हैं तो दैट मीन्स कि हम कोई वेरिएबल सेट कर रहे हैं जो कि थ्रू आउट द प्रोग्राम हमारे पास इनेबल्ड रहेगा। तो इंक्लूड का मतलब है हम कोई फाइल इंक्लूड करने लगे हैं, डिफाइन का मतलब है कि हम कोई वेरिएबल सेट करने लगे हैं। तो यहाँ पे जस्ट आप इंक्लूड के ऊपर फोकस करें। जब हम हैश इंक्लूड लिखते हैं तो इसका मतलब है कि आगे कुछ जो भी हम कुछ लिखेंगे वो एक फाइल होगी, एक लाइब्रेरी होगी जिसको हमने अपने प्रोग्राम में इंक्लूड करवाना है। दीज स्टेटमेंट्स आर प्रोसेस्ड बाय अ प्रोग्राम कॉल्ड प्री प्रोसेसर। प्री प्रोसेसर हमारे पास एक फंक्शनैलिटी होती है IDE में बिल्ड इन, जो कि हमारे इस स्टेटमेंट्स को प्रोसेस करती हैं। These are also called header file, which contains built-in functions to perform specific tasks। अब iostream क्या है? iostream बेसिकली हमारे पास एक header file है। कुछ IDEs में इसको जस्ट हम iostream लिखते हैं, कुछ IDEs में हम इसको iostream.h, इसकी एक्सटेंशन .h भी लिखते हैं। h means header file। ठीक है, तो डेव सी में अगर आप कोडिंग करेंगे लैब में तो आप जस्ट iostream ही लिखेंगे। इसी तरह से अगर आप टर्बो C++ एक IDE है उसमें अगर आप अपना C++ का प्रोग्राम लिखेंगे तो यहाँ पे आप iostream.h लिखेंगे। ठीक है, h इज इट्स एक्सटेंशन एंड इट स्टैंड्स फॉर हेडर फाइल। इसी तरह से हमारे पास हेडर फाइल होती है stdio studio.h। इसी तरह से हमारे पास होती है conio console input output conio.h। इसी तरह से हमारे पास एक हेडर फाइल होती है math.h। ये मैं यहाँ पे लिख भी देता हूँ, iostream then stdio then आपके पास conio then math। इसके अलावा भी होती हैं लेकिन ये हमारे पास मेन चीज़ें हैं। ठीक है, इसकी मैं आगे वो भी लिख देता हूँ, लाइक iostream मीन्स इनपुट आउटपुट स्ट्रीम।
right? Or stdio means std for standard, io means input output, conio means con means console, or io means input output. So IO stream means input output stream, STD IO means standard input output, CON IO means console input output. अब ये तीन तरह की हमारे पास हेडर फाइल्स हैं जो कि डिफरेंट IDEs यूज़ करते हैं। और math.h की जो हेडर फाइल है इसमें बिल्ड इन फंक्शंस होंगे, लाइक अगर हमें किसी भी नंबर का स्क्वायर रूट निकालना है तो हम जस्ट स्क्वायर रूट कैलकुलेट कैसे करते हैं, तो अगर मुझे 3 का स्क्वायर रूट निकालना है तो मैं 3 क्रॉस 3 करूँगा तो वह मेरे पास स्क्वायर रूट आ जाएगा। लेकिन जब हम math.h की हेडर फाइल यूज़ कर रहे होंगे तो हम जस्ट लिखेंगे SQRT और 3। तो ये हमारे पास किसी भी जो हम उसके अंदर 3 लिख रहे हैं ये उसका स्क्वायर रूट निकाल देगा। अब हेडर फाइल होती क्या है, हम ये यूज़ क्यों कर रहे हैं, सबसे बड़ा क्वेश्चन ये आता है। तो हेडर फाइल में हमारे पास बिल्ड इन फंक्शंस होते हैं। अब बिल्ड इन फंक्शन क्या होता है, बिल्ड इन फंक्शन ये है कि जैसे मैं आपको अभी स्क्वायर का बता रहा हूँ, ठीक है, हमने स्क्वायर निकालना है 3 का, तो 3 का स्क्वायर निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हम पहले करेंगे x इज इक्वल टू 3, फिर हम करेंगे y इज इक्वल टू 3x, ओके x नहीं करते इसको a कर देते हैं, a इज इक्वल टू 3, b इज इक्वल टू a क्रॉस a। ये हमने कोड लिखा किसी भी नंबर का स्क्वायर निकालने के लिए, ठीक है। हम 2 लाइंस लिख रहे हैं और स्क्वायर एक बहुत ही सिंपल सा हमारे पास फॉर्मूला है। तो अगर हम यही वाली चीज़ इस तरह से कर रहे हैं कि b इज इक्वल टू SQRT और a और 3, तो ये ज़्यादा सिंपल है या ये वाला सिंपल है? ऑब्वियसली देखने में ये सिंपल है, लेकिन अगर आप एज अ कोडर इसको देखें तो आप यहाँ पे जस्ट एक ही लाइन लिख रहे हैं, यहाँ पे आपको 2 लाइन लिखनी पड़ रही हैं। तो एज अ कोडर, एज अ प्रोग्रामर आपके लिए एक लाइन लिखना ज़्यादा फिजिबल होता है एज कम्पेयर टू राइटिंग 2 लाइन्स। तो SQRT हमारे पास एक फंक्शन है जो कि किसी भी नंबर का स्क्वायर रूट फाइंड करके हमें दे देते हैं। तो ये इसको हम कह सकते हैं कि ये हमारे पास एक बिल्ट इन फंक्शन है। इसी तरह से जो हमारी हेडर फाइल्स होती हैं उसमें हमारे पास इसी तरह के बिल्ट इन फंक्शंस होते हैं जो कि हमारे कोडिंग को इजी कर देते हैं हमारे लिए, ठीक है। लाइक आपने कोई भी चीज़ इनपुट लेनी है तो उसके लिए एक बिल्ट इन फंक्शन होगा जिसको आप बिल्ट इन कीवर्ड होगा जिसको आप यूज़ कर सकते हैं। इसी तरह से आपने कोई भी चीज़ शो करवानी है स्क्रीन पे, उसके लिए हमारे पास एक बिल्ट इन फंक्शन या बिल्ट इन कमांड होगी। तो वो सब कमांड आपकी हेडर फाइल में सेव होती हैं जिनको हम जस्ट कॉल कर रहे होते हैं, हम उनको दोबारा से रीडिफाइन नहीं करते। तो हेडर फाइल का सबसे बड़ा एडवांटेज ये है कि हमारे पास बहुत सारी फंक्शनैलिटी बिल्ट इन हमारे पास आ जाती है। After processing pre-processed directives, the next step is to verify that the program obeys the rules of the programming language, that is, the program is synthetically correct, and translate the program into equivalent machine language. तो जब आपने प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव्स अपने प्रोग्राम के साथ अटैच कर लिए, उसके बाद सबसे मेन टास्क आपका ये है कि आपका प्रोग्राम एरर फ्री हो। जब आपका प्रोग्राम एरर फ्री होगा तभी वो कंपाइल होगा, ठीक है। तो एरर आपके प्रोग्राम के जितने भी एरर्स हैं वो कंपाइलर चेक करेगा। अगर आपका प्रोग्राम ठीक लिखा हुआ है और उसमें कोई भी एरर नहीं है तभी वो प्रोग्राम कंपाइल होगा, अदरवाइज आपको बता दिया जाएगा कि आपके प्रोग्राम में ये एरर है, और हो सकता है जो IDE आप यूज़ कर रहे हैं वो आपको उसका सजेस्ट भी कर दे सोल्यूशन कि आप इस एरर को इस तरह से रिमूव कर सकते हैं। अदरवाइज वो आपके एरर को आइडेंटिफाई लाजमी करेगा कि आपके लाइन नंबर 4 पे, लाइन नंबर 5 पे, लाइन नंबर 6 पे एरर है कोई, आप उसको रिकंसीडर करो।
The compiler checks the source program for syntax errors. If no error is found, translates the program into equivalent machine language. What is machine language? Machine language is a binary language. तो अगर आपका कोड syntax free है तो आपके प्रोग्राम का इक्वलेंट बाइनरी कोड जनरेट हो जाता है, जिसको हम कहते हैं मशीन कोड या ऑब्जेक्ट कोड या ऑब्जेक्ट प्रोग्राम. द इक्वलेंट मशीन लैंग्वेज प्रोग्राम इज कॉल्ड ऑब्जेक्ट प्रोग्राम. ऑब्जेक्ट प्रोग्राम क्या है? द मशीन लैंग्वेज वर्जन ऑफ द हाई लेवल लैंग्वेज प्रोग्राम. और ये कौन बनाता है? ये कंपाइलर बनाता है. तो कंपाइलर के दो काम हो गए. कंपाइलर ने एक तो सिंटैक्स एरर चेक करते हैं, अगर सिंटैक्स एरर है तो वो उसको कंपाइल नहीं करेगा, और अगर कोई भी सिंटैक्स एरर नहीं है तो आपके प्रोग्राम का इक्वलेंट ऑब्जेक्ट प्रोग्राम, ऑब्जेक्ट कोड या मशीन कोड जनरेट कर देगा. बचे नहीं है अभी. The programs that you write in high level language are developed using integrated development environment. Once the program is developed and successfully compiled, you must still bring the code for the resources used from the IDE into your program to proceed the final program that the computer can execute. अभी भी कंपाइलर ने आपके प्रोग्राम का जस्ट ऑब्जेक्ट कोड या मशीन कोड ही क्रिएट किया है, अभी वो एग्जीक्यूटेबल फॉर्म में नहीं है. उसको एग्जीक्यूट करने के लिए आपको अभी भी कुछ चीज़ें रिक्वायर्ड हैं. लाइक आपने जो लाइब्रेरी उसमें ऐड की हुई है, जैसे अगर हम इस कोड को देखें तो इसमें हमने लाइब्रेरी ऐड की हुई है आईओ स्ट्रीम. अभी तक ये हमारे प्रोग्राम के साथ लिंक नहीं हुई. तो आपके प्रोग्राम को सक्सेसफुली एग्जीक्यूट करने के लिए हमें ये लाइब्रेरी रिक्वायर्ड है. द प्री रिटन कोड रिजाइड्स इन अ प्लेस कॉल्ड लाइब्रेरी. तो जो प्री रिटन कोड या फिर आप इसको कह सकते हैं जो फंक्शंस हमने यूज़ करने हैं वो किसी ना किसी लाइब्रेरी में इंक्लूडेड होते हैं. द प्रोग्राम कॉल्ड लिंकर कंबाइंस द ऑब्जेक्ट प्रोग्राम विद द प्रोग्राम फ्रॉम लाइब्रेरीज. तो जो भी हमने लाइब्रेरी इंक्लूड करवाई हुई है, लिंकर उस लाइब्रेरी को हमारे प्रोग्राम के साथ अटैच कर देगा. तो लिंकर क्या है? अ प्रोग्राम दैट कंबाइंस द ऑब्जेक्ट प्रोग्राम विद अदर प्रोग्राम्स इन द लाइब्रेरी दैट इज यूज्ड इन द प्रोग्राम टू क्रिएट द एग्जीक्यूटेबल कोड. राइट. लिंकर क्या कर रहा है? हमारी लाइब्रेरीज को लिंक कर रहा है हमारे मशीन कोड के साथ या ऑब्जेक्ट कोड के साथ, सो दैट कोड जो है वो एग्जीक्यूटेबल फॉर्म में आ जाए. जब लाइब्रेरीज भी लिंक हो गई तो लास्ट काम क्या है? You must next load the executable program into main memory for execution. तो आपका जो कोड है वो मेमोरी में लोड हो जाएगा एग्जीक्यूशन के लिए. A program called loader accomplish this task. So loader क्या है? A program that loads the executable program into main memory. And this is the final step to execute the program. और उसके बाद हमारे पास एग्जीक्यूट हो जाता है प्रोग्राम और आपकी जो आउटपुट है वो स्क्रीन पे शो हो जाती है. ठीक है. ये दोबारा से हमारे पास वही फिगर आ गई. एडिटर में आप प्रोग्राम लिखेंगे, प्री प्रोसेसर आपकी हेडर फाइल्स को चेक करेगा कि आपने कौन कौन सी हेडर फाइल्स लगाई हुई हैं. देन कंपाइलर आपके सिंटैक्स एरर्स को देख रहा है. अगर आपका सिंटैक्स एरर है तो दोबारा से एडिटर पर चले जाएंगे, और अगर हमारे पास सिंटैक्स एरर नहीं है तो कंपाइलर आपके प्रोग्राम का इक्वलेंट मशीन कोड जनरेट कर देगा. जब आपके प्रोग्राम का इक्वलेंट मशीन कोड जनरेट हो गया तो लिंकर उसके साथ लाइब्रेरी ऐड कर देगा जो कि प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव के साथ हमने अपने प्रोग्राम में मेंशन की भी होती हैं. जब वो लाइब्रेरीज भी ऐड हो गई तो हमारा जो प्रोग्राम है वो एग्जीक्यूटेबल फॉर्म में आ जाएगा. लोडर उस एग्जीक्यूटेबल प्रोग्राम को मेमोरी में लोड कर लेगा और फिर मेमोरी उसको एग्जीक्यूट करके हमारे पास उसकी आउटपुट शो करवा देगी. अब नेक्स्ट हमारे पास टॉपिक है कि हमारे पास प्रोग्रामिंग में एरर्स किस किस तरह के हैं. In programming, we may face different kind of errors. These errors can be categorized into 5 different types: syntax error, runtime error, linker error, logical error, and semantic errors. अब ये टॉपिक आपके लिए एज अ क्विज क्वेश्चन, एज अ एग्जाम क्वेश्चन बहुत इम्पोर्टेंट है. यहाँ से क्विज भी आ सकते हैं आपके, और आपके जो पेपर हैं मिड टर्म या फाइनल टर्म उसमें क्वेश्चन भी आ सकते हैं.
तो हम इन एरर्स को वन बाय वन देखते हैं, इन 5 एरर्स को, कि ये किस तरह से आ सकते हैं और हम इनको किस तरह से अवॉइड कर सकते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं सिंटैक्स एरर को। दिस काइंड ऑफ एरर्स आर अकर्ड व्हेन इट वायलेट्स द रूल ऑफ C++ राइटिंग टेक्निक्स और सिंटैक्सेस। तो सिंटैक्स एरर हमें नाम से ही पता चल रहा है कि तब आएगा जब हम C++ लैंग्वेज के लिखने वाले रूल्स को वायलेट करेंगे। ठीक है, तो जब जो आपके पास रूल्स डिफाइन हैं किसी भी लैंग्वेज के, ये लाजमी नहीं है कि जस्ट आप C++ के रूल्स को अगर आप वायलेट करते हैं तब सिंटैक्स एरर आता है। आप किसी भी लैंग्वेज के रूल्स को जब वायलेट करते हैं तो वहाँ पे जो एरर अकर करता है उसको हम सिंटैक्स एरर कहते हैं, राइट। This kind of errors are generally indicated by the compiler before the compilation. Sometimes these are known as compile time error. Syntax error को हम compile time error भी कहते हैं क्योंकि ये तब आइडेंटिफाई होते हैं जब आपका प्रोग्राम कंपाइल हो रहा होता है। अब अगर हम इस कोड को देखें, अगेन इस कोड में जो भी चीज़ें लिखी हुई हैं लाजमी नहीं है कि आपको आती हों या आपको समझ आ रही हो। जस्ट हम देख रहे हैं कि हमारी जितनी भी स्टेटमेंट्स हैं, लाइक ये वाली स्टेटमेंट है और मेन के अंदर जितनी भी स्टेटमेंट्स हैं वो एंड हो रही हैं एक सेमी कॉलन के साथ, जिसको हम टर्मिनेटर कहते हैं, राइट। तो ये वाली लाइन 2, लाइन 5 और लाइन 6 ये हमेशा टर्मिनेटर के साथ एंड होनी चाहिए। अब लाइन जो 5 है इसके एंड पे टर्मिनेटर नहीं लगा हुआ, टर्मिनेटर नहीं लगा हुआ, सेमी कॉलन को हम टर्मिनेटर भी कहते हैं प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में। तो टर्मिनेटर अगर नहीं लगा हुआ, ये सेमी कॉलन नहीं लगा हुआ, तो दैट मीन्स के हम C++ के प्रोग्रामिंग रूल्स को वायलेट कर रहे हैं, क्योंकि मेन के अंदर अगर हमारे पास कोई भी स्टेटमेंट है तो वो हमेशा सेमी कॉलन या टर्मिनेटर के साथ एंड होनी चाहिए। तो यहाँ पे हमारा रूल क्या हुआ, वायलेट हुआ कि हमने C++ के रूल को कंसीडर नहीं किया। तो जब हम इस कोड को रन करेंगे और ये कंपाइलेशन के स्टेप में जाएगा तो वो जब इस लाइन के ऊपर आएगा वो देखेगा कि यहाँ पे टर्मिनेटर नहीं है, तो वो एरर थ्रो कर देगा और कंपाइलेशन आपकी स्टॉप हो जाएगी। आपके पास एरर क्या आएगा, एक्सपेक्टेड सेमी कॉलन बिफोर रिटर्न टोकन। अब आपके पास C++ में जो एरर आएगा वो हमेशा निचली लाइन से रिलेटेड आएगा, लाइक वो कह रहे हैं कि रिटर्न से पहले आपका टर्मिनेटर होना चाहिए। अब टर्मिनेटर नहीं लगाया हुआ तो वो इस लाइन को, इन 2 स्टेटमेंट्स को एक स्टेटमेंट कंसीडर कर रहा है, क्योंकि यहाँ पे ये वाली लाइन टर्मिनेट ही नहीं हुई, ये इंस्ट्रक्शन टर्मिनेट ही नहीं हुई। तो वो कह रहा है कि रिटर्न जो कीवर्ड है, कीवर्ड क्या होते हैं वो मैं आपको बाद में बताऊंगा, जो कीवर्ड है इससे पहले टर्मिनेटर होना चाहिए था। तो जब आप यहाँ पे टर्मिनेटर लगा देंगे तो आपके प्रोग्राम में कोई भी एरर नहीं होगा। सपोज आपने ये वाला टर्मिनेटर फिर मिस कर दिया, जब ये वाला टर्मिनेटर मिस होगा तो आपको एरर आएगा एक्सपेक्टेड सेमी कॉलन बिफोर कर्ली ब्रेसेस टोकन, कि इस कर्ली ब्रेसेस से पहले आपका टर्मिनेटर मिसिंग है, अब वो लगाए। ठीक है, तो आपका जो एरर है वो हमेशा उससे नीचे वाली लाइन को इंडिकेट करके बता रहा होगा कि इस लाइन से पहले वाली जो लाइन है उसके ऊपर कोई एरर है, राइट। अगर हम इस टर्मिनेटर को स्किप कर देते हैं तो हमारे पास एरर आएगा एक्सपेक्टेड सेमी कॉलन बिफोर इंट टोकन, क्योंकि इंट टोकन यहाँ पे है तो इससे पहले वाला जो लाइन है उसके ऊपर एक एरर है। ठीक है, अगर हम इस पैरेंथेसिस को रिमूव कर देते हैं, क्लोजिंग वाली को रिमूव कर देते हैं, तो हमारे पास एरर आएगा एक्सपेक्टेड क्लोजिंग पैरेंथेसिस बिफोर ओपनिंग कर्ली ब्रेसेस टोकन। ठीक है, तो आपके निचले वाली लाइन से रिलेटेड आपको इंफॉर्मेशन दी जाएगी कि इस लाइन से पहले वाली जो लाइन है उसके ऊपर कोई एरर है। तो इस तरह के एरर्स को हम सिंटैक्स एरर कहते हैं और इनको हम कंपाइल टाइम एरर भी कहते हैं। देन आ जाते हैं रन टाइम एरर। These kind of errors are occurred when the program is executing। अब प्रोग्राम एग्जीक्यूट हो रहा है, उसमें कोई भी सिंटैक्स एरर नहीं है और
वो एग्जीक्यूशन के दौरान क्रैश कर जाता है। तो क्रैश कैसे करते हैं इसकी हम रीज़न देखते हैं। एट दिस पॉइंट एज दिस इज़ नॉट कंपाइलेशन एरर सो द कंपाइलेशन विल बी सक्सेसफुली डन। क्योंकि उसमें कोई भी सिंटैक्स एरर नहीं है तो आपके प्रोग्राम सक्सेसफुली कंपाइल हो जाएगा और उसका इक्विवेलेंट मशीन कोड या बाइनरी कोड जनरेट हो जाएगा। अब ये इस तरह का एरर कब आएगा? वी कैन चेक दिस एरर इफ वी ट्राई टू डिवाइड अ नंबर विद द 0। अब हमने क्या किया, x में 52 रखा, y में 0 रखा। इंट को छोड़ दो, इनको आप इग्नोर करें, अगर आपको अभी तक समझ नहीं आ रही तो इट्स ओके। हम सी आउट करवा रहे हैं, मतलब शो करवा रहे हैं, और क्या करवा रहे हैं, x को डिवाइड कर रहे हैं y के साथ। x में क्या है 52, y में क्या है 0। तो 52 डिवाइडेड बाई 0, समथिंग डिवाइडेड बाई 0 इज इन्फिनिटी। C++ में आप इन्फिनिटी को प्रिंट नहीं करवा सकते, जब C++ में आप इन्फिनिटी को आउटपुट नहीं करवा सकते। तो यहाँ पे हमारे पास एक अननोन एरर आएगा जिसको C++ का कंपाइलर और लिंकर समझ नहीं सकेंगे। जब उसको अंडरस्टैंड नहीं कर सकेंगे तो आपका प्रोग्राम क्रैश हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह का एरर जो आपके प्रोग्राम को क्रैश कर दे, जिससे आपका प्रोग्राम में जब आपके प्रोग्राम में कोई भी सिंटैक्स एरर नहीं है लेकिन फिर भी आपका प्रोग्राम एग्जीक्यूट ना हो रहा हो, तो दैट मीन्स उस प्रोग्राम में कोई ना कोई रन टाइम एरर है जो उसको रन नहीं होने दे रहा, जो आपके प्रोग्राम को क्रैश कर रहा है। लिंकर एरर, this kind of errors are occurred when the program is compiled successfully and trying to link the different object file with the main object file. अब ऑब्जेक्ट फाइल आपकी बन गई, दैट मीन्स आपका प्रोग्राम सक्सेसफुली कंपाइल हो चुका है, उसका मशीन कोड, ऑब्जेक्ट कोड, बाइनरी कोड जनरेट हो चुका है। अब नेक्स्ट स्टेप है उसका लिंकिंग का। लिंकिंग में आपने ऊपर कोई ऐसा नाम लिख दिया, ऐसी फाइल लिख दी है जो आपके पास अवेलेबल ही नहीं है। लाइक IO स्ट्रीम की जगह पे आपने लिख दिया है IOO स्ट्रीम। ठीक है, ऐसी तो कोई फाइल है ही नहीं, ऐसी तो कोई फाइल हमारे पास एग्जिस्ट ही नहीं कर रही। तो जब आप इस तरह का कोई एरर करेंगे तो वो IOO स्ट्रीम की फाइल को ढूंढने की कोशिश करेगा जो कि उसको नहीं मिलेगी। जब उसको फाइल ही नहीं मिलेगी तो हमारे पास लिंकर एरर आ जाएगा। ठीक है, या फिर आप कोई भी ऐसा वर्ड यूज कर दें जो कि डिफाइंड नहीं है, तो जब आप वो उसकी फंक्शनैलिटी को फाइंड करने के लिए उसकी फाइल को हमारे प्रोग्राम के साथ लिंक करने की ट्राई करेगा तो हमारे पास लिंकर एरर आएगा। When this error is occurred, the executable is not generated. Executable जो हमारे पास फॉर्म होती है प्रोग्राम की वो जनरेट नहीं होती। फॉर एग्जाम्पल सम रोग फंक्शन प्रोटोटाइपिंग इनकरेक्ट हेडर फाइल etc। हम कोई भी इनकरेक्ट हेडर फाइल इंक्लूड करवाने की कोशिश करते हैं अपने प्रोग्राम में तो हमारे पास लिंकर एरर आता है। सपोज हमारे पास जो C++ प्रोग्राम है वो केस सेंसिटिव प्रोग्राम है। केस सेंसिटिव प्रोग्राम का मतलब है कि अगर मैं A लिखता हूँ स्मॉल a और मैं कैपिटल A लिखता हूँ तो ये दोनों इक्विवेलेंट नहीं है। केस सेंसिटिव लैंग्वेज में हमारे पास स्मॉल a और कैपिटल A इक्विवेलेंट नहीं होते, ये दोनों इक्विवेलेंट नहीं है। सो दैट मीन्स कि अगर मैं लिखता हूँ a इज इक्वल टू 10 और कैपिटल B इज इक्वल टू 20, ठीक है, और मैं करता हूँ C इज इक्वल टू a प्लस b, तो यहाँ पे मेरे पास एरर आएगा। और एरर क्या आएगा कि B जो है अनडिफाइंड है, क्योंकि हमने डिफाइन क्या किया हुआ है कैपिटल B और हम यूज क्या कर रहे हैं स्मॉल b। ठीक है, तो स्मॉल b हमारे पास डिफाइंड नहीं है, हमने कैपिटल B डिफाइन किया हुआ है, तो हम स्मॉल b को यूज नहीं कर सकते और स्मॉल b हमारे पास अनआइडेंटिफाइड आएगा। अगर मैं यहाँ पे कर दूंगा कैपिटल B तो अब ये प्रोग्राम सही चलेगा, और अगर यहाँ पे मैं कैपिटल B कर देता हूँ और ऊपर मैं डिफाइन स्मॉल b को करता हूँ तो भी हमारे पास एरर आएगा कि कैपिटल B डिफाइंड नहीं है। सो C++ लैंग्वेज इज अ केस सेंसिटिव लैंग्वेज।
these are not equal. Small a is not equal to capital A. Similarly, मैं लिखता हूँ अली, ये अली इक्वलेंट नहीं है इस अली के, या फिर इस अली के, या फिर AL कैपिटल I इस अली के, या फिर ALI इस अली के। हम किसी भी फॉर्म में उसको लिख दें, ये इक्वलेंट नहीं है इसके। इक्वलेंट तभी होगा जब हम अली को एज अ अली ही लिखेंगे। ठीक है, आप किसी भी चीज़ को जब डिफाइन कर रहे हैं, जिस तरह से जिस केस में उसको डिफाइन कर रहे हैं, आप उसी केस में जब तक उसको यूज़ नहीं करेंगे तब तक आपके पास एरर आएगा। तो ये चीज़ जाहिर करती है, प्रूव करती है कि आपकी C++ लैंग्वेज केस सेंसिटिव नहीं है, सॉरी केस सेंसिटिव है। यहाँ पे आपका स्मॉल a स्मॉल लेटर कैपिटल लेटर के इक्वल नहीं होता। तो अगर आप इस कोड को देखें, यहाँ पे हमने हेडर फाइल तो सही इंक्लूड की हुई है, लेकिन मेन अगर हम इस कोड को देखें जहाँ पे मेन हमने सारा स्मॉल केस में लिखा हुआ है, तो अगर यहाँ पे हम मेन को का M कैपिटल कर देते हैं तो ये चीज़ हमारी किसी भी लाइब्रेरी में डिफाइंड नहीं है, क्योंकि लाइब्रेरी में डिफाइन है स्मॉल मेन, स्मॉल केस में मेन। यहाँ पे हमने सेंटेंस केस में लिखा हुआ है, फर्स्ट उसका लेटर फर्स्ट कैरेक्टर कैपिटल है। तो ये मेन इस प्रोग्राम के लिए C++ के लिंकर के लिए एक अननोन फंक्शन है, अननोन प्रोटोटाइप है। तो जब उसके लिए ये अननोन है तो वो ये कहेगा कि मेन जो है वो हमारे पास अननोन रेफरेंस है, इसको ये ठीक करें। तो जब हम इस प्रोग्राम में मेन को स्मॉल में लिख देंगे तो हमारा प्रोग्राम सही एग्जीक्यूट करेगा। ठीक है, तो आपके प्रोग्राम में जितने भी फंक्शंस यूज़ हो रहे हैं, जो कि बिल्ड इन फंक्शंस हैं, उनके नाम को आपने सही तरह से यूज़ करना है। जैसे अभी मैंने आपको एग्जांपल दी कि SQRT ऑफ 3 जब हम लिखेंगे तो उस नंबर का स्क्वायर रूट जनरेट कर देगा। अगर मैं इसी फंक्शन को लिखता हूँ SQRT, तो यहाँ पे भी ये एरर आएगा, क्योंकि कैपिटल S के साथ SQRT फंक्शन डिफाइंड नहीं है मैथ की हेडर फाइल में। ये फंक्शन डिफाइन है विद स्मॉल s। अब ये ठीक है, अगर मैं इसमें से कोई भी एक करैक्टर कैपिटल कर देता हूँ तो ये हमारे पास फंक्शन डिफाइंड नहीं होगा। तो आपने इस चीज़ को बहुत ज़्यादा केयरफुली लिखना है कि जो चीज़ें जिस तरह से C++ के प्रोग्राम में डिफाइन हैं, आपने उसी तरह से उनको यूज़ करना है। लिंकर एरर कब आएगा? जब आप कोई भी रॉन्ग फंक्शन प्रोटोटाइप या इनकरेक्ट हेडर फाइल अपने प्रोग्राम के साथ लिंक करने की कोशिश करवाएंगे तो आपके पास लिंकर एरर आएगा, क्योंकि वो लाइब्रेरी नहीं मिलेगी। लॉजिकल एरर सबसे ज़्यादा मुश्किल होते हैं आपके प्रोग्राम में फाइंड करना, क्योंकि लॉजिकल एरर क्या होता है? आपने वो करना है, डिवाइड करना है 52 बाई 10 को, 52 के साथ 10 को आपने डिवाइड करना है। ठीक है, हम क्या करेंगे? x डिवाइडेड बाई y, राइट? लेकिन हम कोड में लिख देते हैं y डिवाइडेड बाई x। अब यहाँ पे कोई भी एरर नहीं है, सिंटैक्स हमारा ठीक है, हमारी हर चीज़ सही लिखी हुई है। यहाँ पे मेन M कैपिटल के साथ लिखा हुआ है, लेकिन यहाँ पे स्मॉल के साथ भी अगर हम लिख देंगे तो हमारा सिंटैक्स एरर ख़त्म हो जाएगा। सिंटैक्स एरर ख़त्म हो गया, लिंकर एरर ख़त्म हो गया, और हमारे पास कौन सा एरर था? रन टाइम एरर, वो भी ख़त्म हो गया। हमने अपनी लॉजिक ही गलत लिखी हुई है। हमने x डिवाइडेड बाई y करना था, हमने y डिवाइडेड बाई x किया हुआ है। तो यहाँ पे कोई भी एरर नहीं है, हमारे पास प्रोग्राम एग्जीक्यूट होगा और हमें आउटपुट शो हो जाएगी, लेकिन वो आउटपुट सही नहीं होगी, क्योंकि हमने x डिवाइडेड बाई y करना था, हम y डिवाइडेड बाई x कर रहे हैं। तो हमारी लॉजिक का मसला है, हमारा प्रोग्राम का सिंटैक्स और उसमें जितने भी रूल्स फॉलो हो रहे थे वो सब ठीक है।
तो इस तरह का एरर जो आपके प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करवा रहा हो लेकिन आपका रिजल्ट जो है, करेक्ट आउटपुट जो है वो ना आ रही हो, उनको हम कहते हैं लॉजिकल एरर्स, राइट? If the syntax and other things are correct, then also we not get the correct output due to some logical issues. आपकी लॉजिक में मसला हो, आपने जो फंक्शंस लगाए हुए हैं, जो फंक्शनैलिटीज़ लगाई हुई है या जो फार्मूला लगाया हुआ है, आपने वो फार्मूला सही ना लगाया हुआ हो तो आपकी आउटपुट डिस्टर्ब होगी, आपके प्रोग्राम की एग्जीक्यूशन डिस्टर्ब नहीं होगी। ठीक है, तो इस तरह के एरर्स को लॉजिकल एरर्स कहते हैं। Semantic errors, this kind of errors occur when it is synthetically correct but has no meaning. Like आपने सिंटैक्स भी ठीक लिखा हुआ है, आपने लॉजिकली भी ठीक लिखा हुआ है और आपने मैथ की फॉर्म में भी ठीक लिखा हुआ है, लेकिन वो प्रोग्रामिंग के लिहाज से ठीक नहीं है। फॉर एग्जांपल हमने यहाँ पे लिखा हुआ है x + y = z। जो मैंने आपको क्लास में भी बताया था कि हम जिस भी चीज़ को वैल्यू असाइन कर रहे होते हैं प्रोग्रामिंग में, वो हमेशा लेफ्ट पे होना चाहिए। तो अगर मैं इसी स्टेटमेंट को लिखता z = x + y तो ये बिल्कुल ठीक होती, लेकिन यहाँ पे हमने लिखा हुआ है x + y, इन दोनों को ऐड करो और जो आंसर है वो z में स्टोर करवाओ। तो ऐसा पॉसिबल नहीं है हमारे प्रोग्रामिंग के कंसेप्ट्स में। This is like grammatical mistake. If some expression is given on the left side of the assignment operator, this may generate semantic error. हम लेफ्ट हैंड साइड पे कोई भी स्टेटमेंट हमने लिख दी है जिसकी वैल्यू हम स्टोर करवाना चाह रहे हैं राइट हैंड वाले वेरिएबल में, तो ये पॉसिबल नहीं है, क्योंकि हमारे लेफ्ट साइड पे वो चीज़ होनी चाहिए जहाँ पे हमने चीज़ स्टोर करवानी है, और लेफ्ट साइड पे वो चीज़ होनी चाहिए जिसको हमने स्टोर करवाना है। The L value means left value required as left operand of the assignment. तो हमारे पास जो लेफ्ट वैल्यू है वो असाइनमेंट ऑपरेंड होना चाहिए जिसमें हमने वैल्यू को असाइन करना है। ठीक है, तो इस तरह के एरर्स को सेमेंटिक एरर कहते हैं। नाउ प्रोग्रामिंग विद प्रॉब्लम एनालिसिस। प्रोग्रामिंग इज अ प्रोसेस ऑफ प्रॉब्लम सॉल्विंग। आपके पास कोई भी एक प्रॉब्लम होता है, हम उसको प्रोग्राम के थ्रू सॉल्व करने की ट्राई करते हैं। डिफरेंट पीपल यूज डिफरेंट टेक्निक्स टू सॉल्व प्रॉब्लम्स। अब लाजमी नहीं है कि अगर एक ही प्रॉब्लम है तो उसका एक ही टाइप का सोल्यूशन हो। ठीक है, डिफरेंट तरह के जो प्रॉब्लम्स हैं उनके डिफरेंट सोल्यूशंस हो सकते हैं। जस्ट अ सेकेंड। ओके, सो ऐसा नहीं है कि आपके पास अगर एक ही प्रॉब्लम है तो उसका हमेशा एक ही सोल्यूशन हो, उसके मल्टीपल सॉल्यूशंस हो सकते हैं। और हो सकता है कि डिफरेंट पीपल, आपकी क्लास में अगर 4 बच्चे हैं तो उनको मैं एक प्रॉब्लम दे देता हूँ कि इसको प्रोग्रामेटिकली सॉल्व करें, तो हो सकता है कि वो चारों अपने अपने सॉल्यूशंस लेकर आ दें और वो चारों सॉल्यूशंस ठीक हों। तो ऐसा पॉसिबल है कि आपका एक प्रॉब्लम मल्टीपल टेक्निक्स के साथ सॉल्व होता हो। तो डिफरेंट पीपल यूज डिफरेंट टेक्निक्स टू सॉल्व अ प्रॉब्लम। Some techniques are nicely outlined and easy to follow. अब उन चार जो सॉल्यूशंस हैं उनमें से हो सकता है कि कोई एक टेक्निक बहुत अच्छी हो, ऑप्टिमल हो, वो हमें सबसे कम इंस्ट्रक्शंस में, सबसे कम स्टेटमेंट्स में आउटपुट दे रही हो, और हो सकता है जो उसमें से सेकंड टेक्निक है उसमें नंबर ऑफ स्टेटमेंट्स बहुत ज़्यादा हैं लेकिन उसकी आउटपुट ठीक आ रही है, तो वो ऑप्टिमल नहीं होगी, ऑप्टिमाइज्ड नहीं होगी। They do not solve the problem but also give insight into how the solution was reached. अब हम कोई भी प्रॉब्लम सॉल्व करने से पहले उसका एक एल्गोरिदम लिखते हैं। एल्गोरिदम क्या होता है? एल्गोरिदम ये होता है कि आपने सॉल्व करना है, मैं इस सबको रिमूव कर देता हूँ। मैं आपको कहता हूँ कि टेक 2 numbers and show their sum। अब ये एक प्रॉब्लम है, मैंने आपको कहा कि इसका आप कोड लिख कर लाओ। तो
कोड लिखने से पहले है कि आपने इसका एल्गोरिदम कैसे लिखना है, आपने इसकी लॉजिक कैसे बनानी है। तो आप कैसे करेंगे इसको? हम इसका सबसे पहले एल्गोरिदम लिखेंगे, ठीक है। एल्गोरिदम क्या होता है? हम इंग्लिश में समझने की कोशिश करते हैं कि प्रॉब्लम हमें क्या कहना चाह रहा है, क्या समझाना चाह रहा है। सो टेक 2 नंबर्स एंड शो देयर सम। अब इसका जब मैं एल्गोरिदम लिखूंगा तो मेरे ध्यान में ये आ रहा है कि टेक 2 नंबर, मतलब हमने 2 नंबर्स लेने हैं। तो हम कहते हैं टेक फर्स्ट नंबर, देन मैं कहता हूँ टेक सेकेंड नंबर। हमने 2 नंबर ले लिए, देन हमने क्या किया, ऐड फर्स्ट एंड सेकेंड नंबर, ये भी हो गया। और फिर हमारा टास्क क्या था, शो देयर सम, शो द सम ऑफ फर्स्ट एंड सेकेंड नंबर। सो इस प्रॉब्लम को सॉल्व हम 4 स्टेप्स में कर सकते हैं। हमने क्या किया, टेक फर्स्ट नंबर, टेक सेकेंड नंबर, तो हमने अपने प्रॉब्लम को यहाँ तक सॉल्व कर लिया। टेक 2 नंबर, फिर हमने क्या किया है, शो देयर सम, तो सबसे पहले हमें सम कैलकुलेट करना है उन 2 नंबर्स का। ऐड फर्स्ट एंड सेकेंड नंबर, तो हमने सम कैलकुलेट कर लिया। फिर हमारा प्रॉब्लम ये था, शो देयर सम, शो द सम ऑफ फर्स्ट एंड सेकेंड नंबर। तो अब ये वाला जो हमने चीज़ लिखी है, ये इस प्रॉब्लम का एल्गोरिदम है, ठीक है। एल्गोरिदम आप किसी भी फॉर्म में लिख सकते हैं जो कि अंडरस्टैंडेबल हो। लाइक अगर मैं इसी एल्गोरिदम को इस तरह से करूं कि टेक फर्स्ट नंबर इन एक्स, एक्स का एक वेरिएबल है, उसमें हम फर्स्ट नंबर ले लेते हैं। टेक सेकेंड नंबर इन वाई, वाई के वेरिएबल में हम सेकेंड नंबर ले लेते हैं। ऐड फर्स्ट एंड सेकेंड नंबर, हम करते हैं सम इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई। हमने सम का एक वेरिएबल बनाया, उसमें फर्स्ट और सेकेंड नंबर को ऐड करवा के रिजल्ट सेव करवा लिया। और लास्ट में हम करते हैं शो सम, या फिर हम सम की जगह पे करते हैं जी, शो जी। अब ये भी इसका एल्गोरिदम है, ठीक है। तो एक ही प्रॉब्लम का मैं डिफरेंट एल्गोरिदम लिख रहा हूँ। इसी तरह से अगर मैं करता हूँ कि टेक 2 नंबर, मैं करता हूँ एक्स और वाई, ये मेरे पास 2 नंबर हैं, मैं इसको बहुत मिनिमल लिख रहा हूँ। थर्ड स्टेप में हमने क्या करना है, सम कैलकुलेट करना है। मैं कर रहा हूँ जी इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई, शो जी, ये भी इसका एल्गोरिदम है। तो आप अपने प्रॉब्लम को अपने लिहाज से, अपनी अंडरस्टैंडिंग के लिहाज से उसका एल्गोरिदम लिखते हैं। एल्गोरिदम क्या होता है, इंग्लिश में उसका सॉल्यूशन। जब आपके पास इंग्लिश में उसका सॉल्यूशन हो गया तो हम फिर उस एल्गोरिदम को अपने कोड में कन्वर्ट करते हैं। तो ये आपके पास एल्गोरिदम होता है। To be a good problem solver and good programmer, you must follow good problem solving techniques. One common problem solving technique includes analyzing a problem, outlining the problem requirements, and designing steps called an algorithm to solve the problem. आपने क्या करना है, अपने प्रॉब्लम को एनालाइज करना है, फिर उसमें जितनी भी रिक्वायरमेंट्स हैं उनको आउटलाइन करना है, और फिर डिज़ाइनिंग स्टेप्स जो हैं, जो जितने भी स्टेप्स उसमें रिक्वायर्ड हैं उनको लिखना है। तो इस सारे प्रोसेस को हम कहते हैं राइटिंग द एल्गोरिदम टू सॉल्व अ प्रॉब्लम। सो व्हाट इज एन एल्गोरिदम? एल्गोरिदम इज अ स्टेप बाय स्टेप प्रॉब्लम सॉल्विंग प्रोसेस इन विच अ सॉल्यूशन इज अराइव्ड इन अ फाइनाइट अमाउंट ऑफ टाइम। हम एल्गोरिदम को कभी भी इनफाइनाइट नहीं लिखते। आपका एल्गोरिदम, कोई भी एल्गोरिदम हमेशा एक डेफिनेट सॉल्यूशन प्रोवाइड कर रहा हो। हम उसको कभी भी इतना जर्नलाइज्ड नहीं करते कि उससे उसके मल्टीपल मीनिंग्स निकल रहे हों, ठीक है।
आपका अभी फ़िलहाल ये कंसर्न नहीं है कि एल्गोरिदम की एग्जैक्ट डेफिनेशन क्या होनी चाहिए, लेकिन जस्ट आपके लिए इतना समझना लाजमी है कि एल्गोरिदम आपका हमेशा एक फाइनाइट सोल्यूशन को लेकर आता है, कभी भी इनफाइनाइट सोल्यूशन को लेकर नहीं आता। अ स्टेप बाय स्टेप प्रॉब्लम सॉल्विंग प्रोसेस इन विच अ सोल्यूशन इज अराइव्ड इन अ फाइनाइट टाइम, दैट इज एल्गोरिदम। In programming environment, the problem solving process requires the following 3 steps. Analyze, जिसमें हम अपने प्रॉब्लम को समझने की कोशिश करते हैं। The problem, analyze the problem, outline the problem and its solution requirements, and design an algorithm to solve that problem. Then implementation, implement the algorithm in a programming language जो भी आप यूज़ कर रहे हैं such as C++, and verify that algorithm works fine. And then third step is maintain the program by using and modifying it if the problem domain changes. Now this was your problem. You wrote this algorithm, then you have to write its equivalent C++ or whatever language you are using, the equivalent programming code. And if at some point the problem changes, like मैं आपको कहूँ कि टेक 3 नंबर्स एंड शो देयर सम, तो अब आपने क्या करना है, उसी प्रॉब्लम को मेंटेन करना है फॉर द अपडेटेड प्रॉब्लम। आपने जो भी सॉल्यूशन प्रोवाइड किया था उसी को मेंटेन करना है यूजिंग द अपडेटेड सॉल्यूशन। अब आप क्या करेंगे, टेक फर्स्ट नंबर, टेक सेकंड नंबर, यहाँ पे आप कर देंगे टेक थर्ड नंबर, ऐड फर्स्ट comma second and third number, show the sum of first, second and third number. That's it. तो आपका प्रॉब्लम अपडेट हुए, उसके साथ ही आपका एल्गोरिथम अपडेट होगा, उसके साथ ही आपका कोड अपडेट हो जाएगा। ठीक है, मेंटेन द प्रॉब्लम बाय यूजिंग एंड मॉडिफाइंग इट इफ द प्रॉब्लम डोमेन चेंजेस। अब हम आ जाते हैं उसी अपने फिगर के ऊपर जो हमने कुछ देर पहले एक स्मॉल उसमें देखी थी। आपके पास सबसे पहले प्रॉब्लम आया, आपने उस प्रॉब्लम को एनालाइज किया कि इसकी रिक्वायरमेंट्स क्या हैं, उन रिक्वायरमेंट्स के मुताबिक आपने अपना एल्गोरिथम डिज़ाइन किया। जब आपने अपना एल्गोरिथम डिज़ाइन कर लिया, नाउ यू हैव टू राइट इट्स इक्विवेलेंट कोड। एल्गोरिथम का इक्विवेलेंट कोड लिखेंगे, उस कोड के बाद फिर आपका आगे स्टेप शुरू होंगे प्री प्रोसेसिंग के, कंपाइलर के, लिंकर के, लोडर के और एग्जीक्यूशन के। अगर आपके पास सिंटैक्स एरर आता है तो फिर आपने आना है दोबारा से कोडिंग के ऊपर कि आपने एल्गोरिथम को कोड सही नहीं किया। लेकिन अगर आपके पास एग्जीक्यूशन के दौरान कोई एरर आता है, दैट मीन्स आप या तो सिमेंटिक एरर कर रहे हैं या फिर आपके पास लॉजिकल एरर है। तो जब आपके पास सिमेंटिक या लॉजिकल एरर है तो हो सकता है कि आपने अपने प्रॉब्लम का एल्गोरिथम सही नहीं लिखा, या फिर यह भी पॉसिबल है कि आपने अपने प्रॉब्लम को एनालाइज सही तरह से नहीं किया। तो आप या तो एल्गोरिथम डिज़ाइन पे आएंगे या एनालिसिस पे आएंगे। तो दोबारा से फिर आप जाएंगे, अगर आपके प्रोग्राम में कोई भी एरर नहीं है तो फिर आप के पास जो भी आपकी डिज़ायर्ड आउटपुट है वो शो हो जाएगी। Right? To develop a program to solve a problem, you start by analyzing the problem. You then design the algorithm, write the program instructions in high-level language, or code the program and enter program into a computer system. Analyzing the problem is the first and most important step. This step requires you to do the following. Thoroughly understand the problem. आपने सबसे पहले प्रॉब्लम को समझना है कि ये आपसे क्या रिक्वायर कर रहा है। देन अंडरस्टैंड द प्रॉब्लम रिक्वायरमेंट्स, उसकी क्या रिक्वायरमेंट्स हैं आप उसको समझें। लाइक इस केस में प्रोग्राम की रिक्वायरमेंट है कि आपने 3 नंबर्स लेने हैं यूज़र से, या फिर आपको 3 नंबर्स चाहिए, ये आपकी रिक्वायरमेंट है। Requirements can include whether the program requires interaction with the user, whether it manipulates data, whether it produces output, and what the output looks like.
आपने ये सब चीज़ें देखनी है। लाइक अगर हम इस प्रॉब्लम को ही देखें तो इसको देख के हमारी इसमें रिक्वायरमेंट क्या नज़र आती है कि हमने 3 नंबर्स लेने हैं, उनको ऐड करने और जो भी उनका रिज़ल्ट होगा उसको आउटपुट करवाना है। तो ये हमारी रिक्वायरमेंट है इस स्पेसिफिक प्रॉब्लम की। तो आप अपने प्रॉब्लम को एनालाइज करेंगे इस तरह से। If the program manipulates data, the programmer must know what the data is and how it is represented. That is, you need to look at the sample data. If the program produces output, you should know how the result should be generated and formatted. तो ये चीज़ें आपने देखनी है अपने प्रॉब्लम की रिक्वायरमेंट्स को गैदर या अंडरस्टैंड करते वक्त। Then, if the problem is complex, divide the problem into sub-problem and repeat step 1 and step 2. अब इसके लिए हमें प्रॉब्लम देखते हैं। सपोज आपके पास प्रॉब्लम है कि you should take 3 numbers and sum their and show their sum। ठीक है, देन इसी के साथ ही आपके पास एक और स्टेटमेंट आ जाती है, इफ द सम इज ग्रेटर देन 50 आउटपुट पास। ठीक है, अब ये हमारे पास एक प्रॉब्लम है। इस प्रॉब्लम में ये है कि टेक 3 नंबर्स एंड शो देयर सम। फिर इसी के साथ एक कॉन्टिन्यूअस स्टेटमेंट है, इफ द सम इज ग्रेटर देन 50 आउटपुट पास। तो हमारा अल्टीमेट गोल क्या है, हम यहाँ पे शो नहीं करते, हम करते हैं कैलकुलेट देयर सम। Take 3 numbers and calculate their sum. If the sum is greater than 50, output pass. अब हमारा अल्टीमेट गोल ये है कि हमने आउटपुट करवाना है पास को। ठीक है, सो अब हम इस प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं। हम करते हैं टेक फर्स्ट नंबर, टेक सेकंड नंबर, टेक थर्ड नंबर। राइट, अब हमने क्या करना है, कैलकुलेट देयर सम। कैलकुलेट सम ऑफ फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड नंबर। ठीक है, ये चीज़ हमने यहाँ तक सॉल्व कर ली है। अब इस सम को हमने देखना है कि अगर ये ग्रेटर देन 50 है तो आउटपुट करवाना है पास। सो इफ सम इज ग्रेटर देन 50 आउटपुट पास। अब ये प्रॉब्लम हमारे पास, इस पूरे प्रॉब्लम का हमने एक एल्गोरिथम डिजाइन कर लिया। ठीक है, यहाँ पे उसने लिखा हुआ है, इफ द प्रॉब्लम इज कम्प्लेक्स डिवाइड द प्रॉब्लम इनटू सब प्रॉब्लम। अब ये प्रॉब्लम थोड़ा सा कम्प्लेक्स पिछले प्रॉब्लम के लिहाज से है, तो इसमें दो चीज़ें हमारे पास हैं, एक हमने कैलकुलेट सम करना है और सेकंड हमने सम को देखना है कि अगर 50 से ग्रेटर है तो हमने आउटपुट करवानी है पास। तो सबसे पहले हमने प्रॉब्लम को डिवाइड किया इस पार्ट में कि हमने 3 नंबर लेने हैं और उसका कैलकुलेट सम करना है। फिर सेकंड पार्ट में हमने क्या करना है, हमने देखना है कि अगर सम 50 से ग्रेटर है तो हमने आउटपुट करवाना है पास को। तो हमने अपने प्रॉब्लम को 2 सब प्रॉब्लम्स में डिवाइड किया, कैलकुलेटिंग द सम एंड आउटपुटिंग द सम, आउटपुटिंग आवर रिक्वायर्ड रिजल्ट। तो यहाँ तक जो हमारे पास इस एल्गोरिथम में स्टेप्स हैं, ये हमारे सब प्रॉब्लम 1 को एड्रेस कर रहे हैं और जो ये 2 स्टेटमेंट्स हैं ये हमारे सब प्रॉब्लम 2 को एड्रेस कर रहे हैं।
तो इसी तरह से अगर आपके पास कोई भी कम्प्लेक्स प्रॉब्लम आ जाता है तो आप उस प्रॉब्लम को सब प्रॉब्लम में डिवाइड करेंगे और फिर उसके ऊपर वन बाय वन स्टेप 1 एंड स्टेप 2 अप्लाई करेंगे। ठीक है, इफ यू ब्रोक द प्रॉब्लम इनटू सब प्रॉब्लम्स यू नीड टू डिजाइन एन एल्गोरिथम फॉर ईच सब प्रॉब्लम। ठीक है, और एट द एंड आप जितने भी सब प्रॉब्लम्स के एल्गोरिथम्स बनाएंगे उनको आपने क्या करना है, कंबाइन कर देना, राइट। वंस यू डिजाइन एन एल्गोरिथम यू नीड टू चेक इट फॉर करेक्टनेस। आप जब एल्गोरिथम कर लेंगे, अपना डिज़ाइन कर लेंगे, तो फिर आपने देखना है कि उसकी आउटपुट ठीक आ भी रही है या नहीं, वो ठीक है भी या नहीं। ठीक है, अब हम देखते हैं यहाँ पे टेक 3 नंबर्स, हम लेते हैं नंबर्स 10, 20, 10, राइट। हम 3 नंबर्स लिए, कैलकुलेट द सम, हमने इनका सम कैलकुलेट करना है, इनका सम आता है 40। ठीक है, इफ द सम इज ग्रेटर देन 50 आउटपुट पास, सम इज ग्रेटर देन 50, सम इज नॉट ग्रेटर देन 50, तो हमारे पास आउटपुट कुछ भी नहीं होगा। तो हम यहाँ पे करते हैं 30, टेक 3 नंबर्स 10, 20, 30, कैलकुलेट दैट सम, 10 प्लस 20 30, 30 प्लस 30 60, तो हमारे पास यहाँ पे आंसर आ गया 60। इफ द सम इज ग्रेटर देन 50 आउटपुट पास, सम इज ग्रेटर देन 50, यस इट इज, सो आउटपुट पास। तो हमारा जो एल्गोरिथम है इस प्रॉब्लम को सही तरह से एड्रेस कर रहा है, तो दैट मीन्स हमारा जो एल्गोरिथम है वो करेक्ट है। तो आपने इसी तरह से अपने एल्गोरिथम को चेक करना है फॉर करेक्टनेस। यू कैन समटाइम्स टेस्ट एन एल्गोरिथम करेक्टनेस बाय यूजिंग सैंपल डेटा। At other times, you might need to perform some mathematical analysis to test the algorithm's correctness. ये चीज़ आप अपने 3rd सेमेस्टर में पढ़ेंगे जब आप डिज़ाइन एंड एल्गोरिथम का कोर्स पढ़ रहे होंगे कि आप अपने एल्गोरिथम को मैथमेटिकली किस तरह से एनालाइज कर सकते हैं। ठीक है, तो अभी इसके ऊपर आपको कंसर्न होने की ज़रूरत नहीं है। Once you have designed the algorithm and verified its correctness, the next step is to convert it into an equivalent programming code. You then use a text editor to enter the programming code and program into a computer. और कोड लिखते वक्त आपने ख्याल रखना है कि आप जिस भी लैंग्वेज में कोड लिख रहे हैं उसके सिंटैक्स को फॉलो कर रहे हो। The final step is to execute the program. The compiler guarantees only that the program follows the language syntax. It does not guarantee that the program will run correctly. कंपाइलर हमेशा सिंटैक्स एरर को देखेगा, वो कभी भी आपके प्रोग्राम की आउटपुट से कंसर्न नहीं होगा कि उसकी आउटपुट ठीक आ रही है या नहीं आ रही। ड्यूरिंग एग्जीक्यूशन द प्रोग्राम माइट टर्मिनेट abnormally due to logical error such as division by 0. Even if the program terminates normally, it may still generate error in its results. So अगर आपके प्रोग्राम में एरर आ रहे हैं किसी भी जगह पे, तो दैट मीन्स कि आपके प्रोग्राम में या तो सिंथेटिक एरर है, सिमेंटिक एरर है, या फिर आपके पास लॉजिकल एरर है। अंडर दीज सर्कमस्टांसेस यू मे हैव टू री एग्जामिन द कोड एंड एल्गोरिथम और इवन द प्रॉब्लम एनालिसिस। ठीक है, your overall programming experience will be successful if you spend enough time to complete the problem analysis before attempting to write the programming instructions. तो आपका जो प्रोग्रामिंग एक्सपीरियंस है वो तभी सक्सेसफुल होगा जब आप ज़्यादा टाइम प्रॉब्लम एनालिसिस पे गुजारेंगे और अपने प्रोग्राम का कोड लिखने से पहले अपने प्रॉब्लम को एनालाइज करेंगे। यूजली यू डू दिस वर्क ऑन पेपर यूजिंग अ पेन एंड अ पेंसिल। ऐसा नहीं है कि आपको कोई प्रॉब्लम दे दिया जाए और आप डायरेक्टली उसको कुछ भी सोचे समझे बगैर उसका कोड स्टार्ट कर दें। आप पहले उस प्रॉब्लम को एनालाइज करते हैं, उसका इक्विवेलेंट एल्गोरिथम लिखते हैं, वो किसी भी फॉर्म में हो सकता है, वो आप मैथमेटिकली लिखें, वो आप इंग्लिश में लिखें, वो आपके ऊपर है, लेकिन आप पहले उस प्रॉब्लम को एनालाइज करेंगे। Taking this careful approach to programming has several advantages. It is much easier to discover errors in a problem that is well analyzed and well designed. अगर आप किसी भी प्रॉब्लम को पहले से एनालाइज कर लेंगे
तो बहुत सारे आपके प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगे और आप बहुत सारे प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई कर लेंगे। A carefully analyzed and designed problem is much easier to follow and modify. आप जब किसी प्रॉब्लम को एनालाइज कर लेते हैं अच्छी तरह से तो उसमें चेंजेस करना और उसको फिर कोड में कन्वर्ट करना बहुत आसान हो जाता है। Even the most experienced programmers spend a considerable amount of time analyzing a problem and designing its algorithm. अब हम आ जाते हैं कुछ एग्जांपल्स के ऊपर कि आपके पास मैं यहाँ पे एग्जांपल्स गिवन है, उनका एल्गोरिदम हम किस तरह से बनाएंगे। एग्जांपल है डिज़ाइन एन एल्गोरिदम टू फाइंड द perimeter and area of a rectangle. So आपको एरिया और पेरीमीटर फाइंड करने के लिए यू नीड टू नो द रेक्टेंगल्स लेंथ एंड विड्थ। तो उसके लिए हमारे पास ये फॉर्मूलाज गिवन है कि हम किस तरह से वो दोनों हमारी जो रिक्वायरमेंट्स हैं उनको फाइंड कर सकते हैं। तो इसका सॉल्यूशन क्या होगा? हम सबसे पहले तो हमें क्या चीज़ें, दो चीज़ें रिक्वायर्ड हैं, लेंथ एंड विड्थ दोनों के लिए। तो यहाँ पे हमारे पास आएगा इंसर्ट तो क्रॉस का क्रॉस तो एरिया कैलकुलेट कैसे होता है? लेंथ और विड्थ को जब हम मल्टीप्लाई करवा देते हैं तो हमारे पास एरिया आ जाता है। तो हमें क्या चाहिए? लेंथ एंड विड्थ। सो हमारे जो प्रपोज्ड एल्गोरिदम है उसमें हम करेंगे गेट द लेंथ ऑफ द रेक्टेंगल, गेट द विड्थ ऑफ द रेक्टेंगल। देन पेरीमीटर के लिए हमें क्या चाहिए? 2 मल्टीप्लाई बाय लेंथ प्लस विड्थ। देन यूजिंग एरिया के लिए हमें क्या चाहिए? एरिया इज इक्वल टू लेंथ मल्टीप्लाई बाय विड्थ। यहाँ पे भी मल्टीप्लाई का साइन आएगा। सो मल्टीप्लाई एरिया लेंथ मल्टीप्लाई बाय विड्थ। तो अब हमने इस प्रॉब्लम का इक्विवेलेंट एल्गोरिदम लिख लिया है। गेट द लेंथ ऑफ अ रेक्टेंगल, गेट द विड्थ ऑफ द रेक्टेंगल। फर्स्ट हमारी आउटपुट कैसे आएगी? 2 को मल्टीप्लाई करवाना है लेंथ और विड्थ के सम के साथ। 2 मल्टीप्लाई बाय लेंथ प्लस विड्थ और एरिया हमारे पास कैसे आएगा? लेंथ मल्टीप्लाई बाय विड्थ। तो ये हमारे पास प्रॉब्लम था, इसका हमने इक्विवेलेंट एल्गोरिदम लिख लिया। ठीक है, इसी तरह से आपके पास डिफरेंट एग्जांपल्स गिवन है, आप इनको एग्जामिन करें एक दफ़ा और देखें कि आप किस तरह से इन एग्जांपल्स का एल्गोरिदम लिख सकते हैं। 4 एग्जांपल्स आपके पास गिवन है। So design an algorithm that calculates the sales tax and price of an item sold in a particular state. ये आपके पास प्रॉब्लम है। यहाँ पे कुछ आपके पास कंडीशंस हैं। The state's portion of the sales tax is 4% and the city's portion of the sales tax is 1.5%. And if the item is luxury item such as car more than $50,000, then there is a 10% luxury tax. ये आपके पास प्रॉब्लम है, इसका एल्गोरिदम लिखना है। तो एल्गोरिदम हम कैसे लिखेंगे?
To calculate the price of an item, we need to calculate the state's portion of the sales tax, the city's portion of the sales tax, and if it is a luxury item, the luxury tax. तो हमें तीन चीज़ें कैलकुलेट करनी है, स्टेट का सेल्स टैक्स, सिटी का सेल्स टैक्स, और अगर वो लग्जरी आइटम है तो लग्जरी टैक्स। सपोज हमारे पास जो आइटम है उसकी प्राइस हम सेव करवाते हैं सेल प्राइस में, फिर हमने कैलकुलेट करना है स्टेट सेल टैक्स, सिटी सेल्स टैक्स और लग्जरी टैक्स, और एट द एंड हमारे पास जो फाइनल प्राइस बनेगी उस आइटम की वो होगी सेल्स टैक्स प्लस अमाउंट ड्यू इक्वल टू फाइनल प्राइस। ठीक है, तो ये इसका सॉल्यूशन है। और फिर हम इसका एल्गोरिथम कैसे बनेंगे, गेट द सेलिंग प्राइस ऑफ द आइटम, डिटरमाइन वेदर आइटम इज लग्जरी और नॉट। ये दोनों चीज़ें हमारे पास आ गई। हमने देख लिया कि उसकी प्राइस 50,000 प्लस है तो वो लग्जरी आइटम है, अगर 50,000 से बिलो है तो वो लग्जरी आइटम नहीं है, और हमारे पास प्राइस भी आ गई। अब उस प्राइस के लिहाज से हम स्टेट का सेल्स टैक्स निकालेंगे, तो स्टेट सेल्स टैक्स इज इक्वल टू सेल प्राइस मल्टीप्लाई बाय 0.04, क्योंकि जो स्टेट का पोर्शन है वो 4% है, सो प्राइस मल्टीप्लाई बाय 4 डिवाइडेड बाय 100, तो ये हमारे पास आ गया स्टेट सेल टैक्स। सिटी का जो सेल टैक्स है दैट इज 1.5%, सो सेल प्राइस मल्टीप्लाई बाय 15 डिवाइडेड बाय 100, तो वो हमारे पास आ गया सिटी सेल्स टैक्स। सिमिलरली हम पहले देखेंगे कि लग्जरी आइटम है या नहीं है। इफ आइटम इज लग्जरी आइटम, लग्जरी टैक्स इज इक्वल टू सेल प्राइस मल्टीप्लाई बाय 10 डिवाइडेड बाय 100, और अगर वो लग्जरी आइटम नहीं है तो लग्जरी टैक्स हमारे पास आ जाएगा 0। तो टोटल टैक्स हमारे पास आ गया सेल्स टैक्स प्लस स्टेट सेल्स टैक्स प्लस सिटी सेल्स टैक्स प्लस लग्जरी टैक्स, और फाइनल प्राइस हमारे पास आ गई सेल्स प्राइस प्लस सेल्स टैक्स, जो उस आइटम की ओरिजिनल प्राइस थी वो, और जितना उसके ऊपर टैक्स लगे वो। तो ये आपके पास एक प्रॉब्लम का सॉल्यूशन आ गया। इसी तरह से एग्जाम्पल 3 है, इसको आप देख लीजिएगा, इसका सॉल्यूशन आगे गिवन है। और एग्जाम्पल 4 है, इसको आप देख लीजिएगा। अगर आपको कोई भी चीज़ समझ नहीं आती तो आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं थ्रू ईमेल। नाउ जो आपकी नेक्स्ट क्लास होगी उसमें आपका क्विज होगा इसी चैप्टर से रिलेटेड, इसी स्लाइड से रिलेटेड, और आपने A4 साइज जो पेपर है वो लेके आने टू सॉल्व द क्विज। असाइनमेंट आपकी ये है कि ये वाले जो लेक्चर है ये बनाया है मैंने प्रोग्रामिंग फ्रॉम प्रॉब्लम एनालिसिस टू प्रोग्राम डिज़ाइन। ये बुक है, इसका चैप्टर 1 मैंने कवर किया है इस लेक्चर में। आप जब इस बुक को ओपन करेंगे तो इसके पेज नंबर 24 के ऊपर या 23 के ऊपर एक्सरसाइजेज गिवन है। इन एक्सरसाइजेज में से आपने फर्स्ट 14 क्वेश्चंस छोड़ देने हैं। 15 क्वेश्चन से ऑनवर्ड आपके पास 23 क्वेश्चंस हैं। यहाँ पे मेनली आपने क्या करना है, आपको प्रॉब्लम्स गिवन है, उनके एल्गोरिदम्स आपने लिखने हैं। तो इन सब प्रॉब्लम्स के एल्गोरिदम्स आपने लिखने हैं। There are total of 23 problems. You must skip the first 15 questions and solve 15 to 23 problems. और ये आपने कैसे करना है, हैंड रिटन फॉर्म में होने चाहिए। A4 पेज के ऊपर आपने अपनी असाइनमेंट सॉल्व करनी है, और अगर किसी भी स्टूडेंट ने कॉपी पेस्ट करके असाइनमेंट सबमिट करवाई तो सबके 0 मार्क्स होंगे। एंड ये असाइनमेंट आपने सबमिट करवानी है 11 अक्टूबर से के 12 बजे से पहले। ठीक है, आप अपने CR को ये असाइनमेंट सबमिट करवा देंगे, और आपका CR मुझे सब पूरी क्लास की या पूरे सेक्शन के असाइनमेंट्स दे देगा बिफोर 12 PM ऑफ अक्टूबर 11। ठीक है, सो दैट्स इट। अगर आपको कोई भी क्वेश्चन है, कोई क्यूरी है, आपको कोई भी चीज़ समझ नहीं आई तो यू कैन कॉन्टैक्ट मी ऑन ईमेल एंड आई विल ट्राई टू रिस्पॉन्ड यू। थैंक यू सो मच, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।